अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। ये कहानी मेरी दोस्त हिना की है। मैं आपको हिना की ज़ुबानी इसकी कहानी सुनाती हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारे घर में मटन बना था। मेरे घर में मटन सब बहुत शौक़ से खाते थे। इस दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। खाने में मटन बना था तो सब ने पेट भर कर खाना खाया और खाने से फारिग होकर सब मामूल के मुताबिक अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तकरीबन 2 बजे का टाइम हुआ था। मुझे सख्त प्यास लगने लगी, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। मेरे कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन मौसम थोड़ा गर्म था तो मैंने ठंडा पानी पीना चाहती थी, इसलिए मैं किचन में गई। किचन में इंटर होने से पहले मुझे कुछ आवाज़ आई किचन से, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, इसलिए मैंने इग्नोर किया। मैं जैसे ही किचन में गई तो देखा कि मेरी छोटी बहन हुमा पहले से ही किचन में मौजूद है और बहुत ही अजीब तरीके से बचा हुआ मटन खा रही है। इसके खाने का तरीका देखकर मैं हैरान और परेशान हो गई। हुमा ने अपने बाल खोले हुए थे और वो दोनों हाथों से मटन की बोटियाँ ज़ोर ज़ोर से चुपाकर खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत लंबे अरसे से इसको किसी ने भूखा रखा हो। मैं इसकी ये हालत देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन मैंने फिर भी इससे पूछा कि अभी रात को तो खाना खाया था तुमने, फिर इस तरह से क्यों खा रही हो? ज़रा तरीके से खाओ। मेरे ये कहते ही वो मेरी तरफ देखने लगी और इसकी आंखों में इस कदर गुस्सा था कि जैसे मैंने इसको कुछ बहुत गलत कह दिया हो। लेकिन वो आगे से कुछ ना बोली और उठकर अंदर कमरे में चली गई। खैर, मैंने पानी पिया और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह हुई तो मामूल के मुताबिक मैं कॉलेज चली गई और हुमा स्कूल चली गई। कॉलेज की छुट्टी के बाद जब मैं घर वापस आई तो घर का मेन गेट खुला था। अंदर गई और अम्मी को आवाज़ दी, लेकिन अम्मी को घर में मौजूद ना पाकर परेशान हो गई। खैर, मैंने यही सोचा कि शायद साथ वाली आंटी के घर किसी काम से गई होंगी। मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया और अम्मी का वेट करने लगी और वेट करते करते असर का वक्त हो गया और फिर असर की नमाज़ पढ़ने की तैयारी करने लगी। जैसे ही नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो दिल ये देखकर खुश हो गया कि सामने अम्मी आ गई थी। अम्मी के साथ हुमा भी थी, जिसकी तबीयत में सही नहीं लग रही थी। मेरे पूछने पर अम्मी ने बताया कि स्कूल में अचानक इसने चीखना शुरू कर दिया था और फिर बेहोश हो गई थी। तो स्कूल वालों ने बुलाया और कहा कि इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाएं और फिर इसीलिए इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फिर लॉक लगाने का भी मौका ना मिल सका। अगले रोज़ अब्बू हुमा को डॉक्टर के पास लेकर गए और चेकअप करवाए। डॉक्टर ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक है, सारे टेस्ट भी क्लियर आए थे। अब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा कर रही है। खैर, वो ना तो स्कूल जाती थी और ना ही कमरे से बाहर निकलती थी, बस कमरे में ही बैठी रहती थी। मुझे उसकी ये हरकत देखकर गुस्सा आता था, क्योंकि इसकी वजह से घर में अलग ही परेशानी मची हुई थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसको बोला कि कल से तुम स्कूल जाओगी और मैं ख़ुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। खैर, उसने मेरी इस बात का भी कोई जवाब न दिया था। वो घर में किसी से कोई बात न करती, बस खामोशी से कमरे में बैठी रहती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे कज़न की शादी आ गई। मैं और हुमा दोनों शादी पर गए। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। शादी से जब हम वापस आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो घर में किसी से कोई बात ना करती थी, बस खामोशी से कमरे में बैठी रहती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे कज़न की शादी आ गई और हुमा और मैं हम दोनों शादी पर गए। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। शादी से जब हम वापस आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी। क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी तो मैंने साथ ही कपड़े चेंज किए और सोने की तैयारी करने लगी। मैंने देखा तो हुमा अपने बिस्तर पर बैठी थी। जब मैं सुबह उठी तो वो तब भी अपने बिस्तर पर उसी तरह ही बैठी थी। मैंने इससे पूछा, तुम रात से ऐसे ही क्यों बैठी हो? इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैं एकदम बेड से नीचे ज़मीन पर गिर गई, जैसे मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो। मैं इतना ज़्यादा डर गई और भागकर अम्मी के पास पहुंची और अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने ये कहकर टाल दिया कि शायद मैंने ख्वाब देखा होगा। अब तो मुझे हुमा से डर लगना शुरू हो गया था। मैं इसके करीब भी ना चाहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी।
لیکن گھر والوں نے اس چیز کو اگنور کیا۔ پھر ایک دن دوبارہ ابو مٹن کا گوشت لے کر آئے۔ امی ساتھ ہمسایوں کے گھر کچھ کام سے گئی تھیں تو ابو نے ٹیبل پر ہی مٹن کا گوشت رکھ دیا اور خود بھی پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہما وہاں آئی اور کچا گوشت کھانے لگی۔ اس کے کھانے کا وہی سٹائل تھا جیسے بہت دنوں سے بھوکی ہو۔ ابو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور ہما سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے، کچا گوشت کون کھاتا ہے؟ اس نے ابو کو غصے سے دیکھا اور پھر سے کچا گوشت کھانے لگی۔ ابو نے مجھے، امی کو اور بھائی کو کمرے میں بند کر دیا۔ ہما کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابو نے قاری صاحب کو بلا کر سارا ماجرا سنایا تو قاری صاحب نے ہما پر تنگ کیا اور کہا، جس سے پتہ چلا کہ ہمارے ہما پر اثرات ہیں جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہما کی جان لے لیں گے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کبھی بھی مٹن نہیں بنا اور لال کپڑے بھی کبھی نہیں بنوائے۔ ایک تعویذ جو ہمیشہ ہما کے گلے میں رہتا ہے، جس سے نکالنے سے قاری صاحب نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر ہما کے گلے سے وہ تعویذ نکالا گیا تو یہ اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے اور وہ تعویذ گم سکتا ہے۔ میں آج بھی جب ان دنوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو خوف سے میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ اثرات واقعی ہی ہوتے ہیں اور میں نے اپنی بہن کی شکل میں اثرات کو دیکھا ہے، تو مجھے تو ان سے اب کچھ زیادہ ہی خوف آتا ہے۔ اسی کے ساتھ گائز مجھے اجازت دیجیے، میری سٹوریز کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسی طرح کی ہارر سٹوریز ہیں جو سچی ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام کا لنک میں آپ کو میں کمنٹ کر دوں گی، تو آپ وہاں پر بھی مجھے اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر